हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पीबी शैले की पोयम ओड टू द वेस्ट विंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पोयम का। पोयम के ऑथर हैं पीबी शैले, फुल नेम आपके सामने मेंशन है। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो ये जो पोयम है ये 5 कैंटोज में डिवाइडेड है, यानी 5 इसके सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में 14 लाइन्स हैं, यानी सोनेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना 14 लाइन का, वो है। लेकिन यहाँ पे टेर्जर राइमा को फॉलो किया गया है, यानी जो राइम स्कीम हमारी रहेगी वो रहेगी ABA, BCB, CDC, DED एंड EE। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। जो मेन जो फॉर्म है वो इस तरीके की है, स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है, टेर्जर राइमा है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज चाहिए या इससे डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि टेर्जर राइमा क्या होता है। अभी हम इतना ही आपको बताएंगे, आगे देखते हैं। चलिए पोएम की क्योंकि बात कर रहे हैं तो पोएम से रिलेटेड ही बात करते हैं ना। सेटिंग देखते हैं। ये जो पोएम है इसके अंदर वेस्ट विंड की बात की गई है और यहाँ पे पीबी शैले ने डायरेक्ट वेस्ट विंड को ही एड्रेस किया है। वेस्ट विंड को डेथ और डिके की पावर रखने वाली बताया है कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये डेथ और डिके लेकर आती है। लेकिन फिर भी ये जो डेथ और डिके है ना, ये न्यू लाइफ की बिगनिंग के लिए जरूरी है, ये बात भी वो बोलते हैं। इट मीन्स रीबर्थ की बात करते हैं। ओके, तो आप सेटिंग बता सकते हैं पोएम की कि ये जो पोएम है ना ये नेचुरल एलिमेंट्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है, क्योंकि वेस्ट विंड इज अ एलिमेंट ऑफ नेचर। इस तरीके से सेटिंग आप डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम थीम की। तो अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया, थीम भी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया जाने अनजाने में, कि मेन थीम जो है ना पोएम का रीबर्थ है, एक तरह से रिन्यूअल है ना। रीबर्थ, रिन्यूअल, यानी अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो उसे रिक्रिएट भी नहीं किया जा सकता। सस्टेन अगर कोई चीज रहेगी ना तो उसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। अगर वो खत्म होगी तभी उसको नया बनाया जाएगा। तो यही इसका थीम है। उसके बाद मैसेज देखेंगे। The message of the poem is that change is a powerful and inevitable force in both nature and human life। दोनों के अंदर ही जरूरी है ना। एक पावरफुल होता है ये जो चेंज है ना, ये पावरफुल चेंज जो है ये नेचर में भी होता है और ह्यूमन लाइफ में भी होता है। और इसके अंदर ये बताया है कि वेस्ट विंड को यहाँ पर इन्होंने एज ए सिंबल यूज किया है चेंज के लिए, कि बदलाव के लिए वेस्ट विंड जैसे नेचर के अंदर चेंज लाती है, कि जब तक ये वेस्ट विंड नहीं आएगी ना तब तक जो भी स्प्रिंग का जो टाइम है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। जो स्प्रिंग टाइम है उसके अंदर जो चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, उस माहौल को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उस माहौल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा जब तक कि वेस्ट विंड की अपनी खुद की प्रेजेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर वेस्ट विंड सब चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, पत्तों को सुखाएगी नहीं, उड़ाएगी नहीं, चारों तरफ एकदम सूनापन नहीं कर देगी, यानी जो नेचर है आपकी वो बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाती है, मतलब रूखी सूखी, पत्ते जो है मुरझा जाते हैं, पेड़ों से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और उनको वेस्ट विंड जो है अपने साथ बहा कर ले जाती है। उसके बाद में स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग जो है वो हरा भरा कर देता है सब कुछ को। तो ये मैसेज है कि वेस्ट विंड इज अ सिंबल ऑफ चेंज, इज बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रॉयर भी है क्योंकि सुखा देती है पत्तों को, गिरा देती है, पेड़ों को सूना कर देती है, लेकिन साथ में प्रिजर्वर भी है क्योंकि ये चलती है जब ही तो पेड़ों से जो पके हुए जो फल है या पके हुए जो फूल है उनमें जो बीज बनते हैं उन बीजों को बखेरती है इधर उधर। और उसके बाद में जब स्प्रिंग आती है, जब मौसम आता है बाहर का, तो वही बीज जो है वो दोबारा से पेड़ों का, पत्तियों का, पौधों का रूप ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। तो पोएम का एसेंस आपको समझ में आ गया। अब हम पोएम पढ़ेंगे। यहाँ पर पीबी शैले ने जो वेस्ट विंड के बारे में लिखा है वो थोड़ा सा मैंने आपके लिए दिखाया है कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बात जो वो है कि ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई। तो ये मैंने मेंशन किया है। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस पर नजर डाल लो एक बार कि 1819 में लिखी गई थी, 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। और कौन सा जो पोएम है, मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसके अंदर इसे पब्लिश किया गया था, वो यहाँ आपके सामने हमने मेंशन किया है। और ये चीजें डिस्कस करने के बाद में अब हम चलेंगे हमारी पोएम की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए कैंटो फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म रहेगी 3 3 3 3 एंड 2। इट मीन्स 14 लाइन का कनेक्शन रहेगा। 14 जो लाइन्स है सोनेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ये 14 लाइन कनेक्ट होकर और एक पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई है ओ वेस्ट विंड। तो यहीं से आपको पता लग गया कि जो पोइट है
डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है वेस्ट विंड को। वेस्ट विंड से कह रहा है दाउ मीन्स यू ब्रीथ ऑफ ऑटम, तुम क्या हो, ऑटम की सांस हो, यानी तुम ऑटम में चलती हो। जब ऑटम का मौसम आता है ना, पतझड़ का जब मौसम आता है तो वेस्ट विंड चलती है, तो तुम क्या हो, पतझड़ की सांस हो ओ वेस्ट विंड। और वेस्ट विंड भी कैसी, वाइल्ड। वाइल्ड क्यों कहा है इसको, जंगली। जंगली का मतलब देखिए, अब जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्वालिटी हम अगर जब बताते हैं और उसको अगर हम ये कह दें कि इस इंसान के अंदर तो ना बिल्कुल सारी की सारी जंगली आदतें हैं, तो हम क्या उसकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं ना। इसका मतलब ये जो वर्ड है ना वाइल्ड, वाइल्ड वर्ड एक तरह से अगर आपने वेस्ट विंड के साथ में देखा है तो आप ये मान सकते हैं वेस्ट विंड को यहाँ पे एज अ डिस्ट्रॉयर यूज किया है, कि वेस्ट विंड जो है ना वो जंगली है, यानी उसे समझ नहीं है किसी भी तरीके की, वो हर चीज को तहस नहस कर कर चलती है। तो ऑटम में चलती है वेस्ट विंड जो है वो वाइल्ड बताई है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड एंड ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्ली। देखो सिंपल सा मीनिंग है, ये कह रहे हैं कि तुम दिखाई नहीं देती हो हवा, लेकिन फिर भी तुम हमें मौजूद नजर आती हो उस समय जब मरे हुए पत्ते यानी जो सूख गए हैं वो पत्ते जब इधर उधर उड़ते हुए दिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वेस्ट विंड चल रही है। और तुम ऐसे लगती हो जैसे कि कोई घोस्ट आया हो, और घोस्ट आकर किसी चीज को, भूतों को, एक तरह से किसी चीज भी, क्या एन्चेंटर्स फ्लीइंग का मतलब यही है कि एक तरह से तुम एक मैजिशियन हो और तुम किस चीज को, घोस्ट को जैसे अपने साथ लेकर चली गए हो। यानी यहाँ वेस्ट विंड को एक मैजिशियन के रूप में बताया है, एक जादूगर के रूप में बताया है। एक जादूगर जैसे कि भूतों को अपने काबू में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, एक चुड़ैल जो होती है उसको कंट्रोल में कर लेता है, उसी तरीके से तुम वेस्ट विंड इन पत्तों को अपने कंट्रोल में कर लेती हो, इन पत्तों को ऐसे उड़ा रही हो जैसे कि कोई घोस्ट जो है वो इधर उधर भाग रहा हो किसी मैजिशियन के मैजिक के अंदर आकर। क्लियर। येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, यानी जो पत्ते हैं उनके कलर्स बताए हैं, कुछ येलो हैं, ब्लैक हो चुके हैं, कुछ पेल है, पेल भी पीला ही होता है कलर, हेक्टिक रेड का मतलब मीन्स रेड कलर के हो गए हैं जो, यानी कह रहे कि तुम जो पत्ते हैं ना पीले हैं, काले हैं, सफेद हैं, कुछ हेक्टिक रेड मीन्स बिल्कुल एकदम वाइल्ड रेड, एकदम जंगली लाल कलर जो होता है बहुत गहरा वाला। ठीक है। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, यानी इस तरीके से तुम चारों तरफ बिखरे पड़े हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बीमारी फैल गई हो। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड का मतलब होता है मतलब मासेज अफेक्टेड बाय डिजीज मेंशन है। अगर कोई भी वर्ड आपको टफ लगता है इधर नजर जरूर डालना, आपको मिल ही जाएगा। साथ के साथ देखिए आपकी डिक्शनरी भी आपको मिल रही है, वोकैबुलरी आपकी एनहांस हो रही है। आप कंसंट्रेशन के साथ में अगर वीडियो पर बने रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ बेनिफिट कर कर ही जाएंगे। इसलिए वीडियो को मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर जहां एंड होता है वहां तक कंटिन्यू देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको ही नुकसान होता है। ठीक है। देखिए फर्स्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि तुम वाइल्ड हो, जंगली हो, तुम ऑटम की सांस हो यानी ऑटम में चलती हो और ऐसे लगती हो, पत्तों को ऐसा उड़ाकर अपने साथ लेकर चली जाती हो, ऐसी लगती हो कि जैसे तुम कोई मैजिशियन हो और एक मैजिशियन जैसे घोस्ट को लेकर जा रहा है उस तरीके से तुम नजर आती हो। यानी दिखाई नहीं देती लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस हमें महसूस होती है। पत्ते जो हैं वो हैं येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, यानी ये जो येलो है, ब्लैक है, ये पेल है, ये हेक्टिक रेड जो है पत्तों का कलर बताया गया है। लेकिन एक तरह से इन्होंने ये बताया है बीमारी, यानी जब तुम आती हो ना वेस्ट विंड तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ बीमारी फैल गई हो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ रूखा सूखा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओ दाऊ चैरियट्स ऑफ देयर डार्क विंट्री बेड, तुम ऐसे लगती हो कि जैसे तुम बीमार लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हो, यानी उनके रथ के रूप में तुम काम करती हो, जैसे तुम रथ बन गई हो और तुम उनको अपने साथ लेकर जा रही हो। अब यहाँ पर ना आप उन बीमार लोगों की बात भी कर सकते हो, यहाँ पर आप सीड्स की बात भी कर सकते हो, क्योंकि जो सीड जो हैं वो बिखर गए हैं उनको उड़ाकर इधर उधर लेकर चली जाती हो। तो हवा से उड़ते हैं जब वेस्ट विंड चलती है तो सीड्स जो बिखर गए, पत्ते जब गिरे सूख गए, नीचे कुछ फल होते हैं ऐसे जो पक जाते हैं और पक जाने के बाद में नीचे गिर जाते हैं तो बीज बिखर जाते हैं, उन बीजों को उड़ाकर ले जाती हो। तो उन बीजों को उड़ाकर लेके जाती हो तो उनके लिए तो तुम कैसा काम कर रही हो, एक रथ का काम कर रही हो। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, द विंग्ड सीड। अब देखिए ये 3 लाइन्स अपन कंप्लीट एक बार रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसका ना आपको मीनिंग बताएंगे। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव अंटिल दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। अब देखो एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब तुम उन बीजों को उड़ाकर लेके जाओगी ना तो वो क्या क्या करेंगे, धरती पर नीचे
पूरी सर्दी सोएंगे, यानी सर्दी के अंदर तो वो धरती के अंदर दबे रहेंगे, सारे के सारे पड़े रहेंगे। वो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो क्या है, कब्र में गिरे हुए कोई, मतलब बिल्कुल एक विनम्र आदमी नहीं होता, बिल्कुल एकदम जिसका मतलब डेड हो जाता है, जो वो विनम्र ही होगा क्योंकि डेड है तो वो कुछ कर तो सकता नहीं है। ऐसे लगती हो जब जैसे कि एक डेड बॉडी जो है वो पड़ी हो, ऐसे वो बीज जो है वो धरती के नीचे पड़े रहेंगे और तब तक पड़े रहेंगे जब तक तुम्हारी बहन स्प्रिंग नहीं आ जाती, तुम्हारी बहन बसंत जो है ना वो नहीं आ जाती। यानी बसंत की जब हवा चलती है ना तब वहां अंकुरण शुरू होता है, तब तक वो बीज जो है वो धरती के अंदर उस रेत की सतह में दबे रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर के रूप में आपको वेस्ट विंड के बारे में बता रहे हैं पीबी शैले। अब देखो आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बसंत की हवा जब चलेगी ना उस समय क्या होगा, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइवन स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड एड्योर प्लेन एंड हिल। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब तक तुम्हारी बहन बसंत की हवा नहीं चलती ना तब तक क्या होगा, तब तक वो वहीं पर रहेंगे। और जब वो हवा चलेगी उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक क्लियर, एकदम क्लियर सा एकदम साउंड जो है वो नजर आएगा या सुनाई देगा उस हवा का, बसंत की हवा का। और फिर वो जो बीज होंगे वो धीरे धीरे बर्ड्स का रूप ले लेंगे और वो ऐसे लगेंगे जैसे हवा के अंदर कुछ एकदम ग्रुप के अंदर, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो जैसे तैर रहे हों। यानी छोटे छोटे जब बर्ड्स निकल आते हैं, छोटी छोटी कलियां जब निकल आती हैं या फिर अंकुरण जब होता है शुरू बीज का, और जब हवा चलती है और वो हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे छोटे छोटे जानवर जो है वो अपना सर जो है वो हवा में हिला रहे हों, विद लिविंग ह्यूज एंड एड्योर प्लेन एंड हिल। और उसके बाद में तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा धरातल जो है, पूरी की पूरी हिल जो है वो एक, मतलब प्लेन एरिया भी और हिली एरिया जो है वो पूरा का पूरा किस चीज से भर गया हो, एक खुशबू से भर गया हो और रंगों से भर गया हो, क्योंकि तरह तरह के फूल, तरह तरह के पत्ते जो है वो नजर आने लगते हैं। वो वाइल्ड स्पिरिट, फिर से कहा है उसको जंगली आत्मा, यानी जो वेस्ट विंड है उसको एड्रेस कर रहे हैं कि विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कि तुम चारों तरफ घूमती हुई नजर आती हो, कहीं तो तुम डिस्ट्रॉयर लगती हो, कहीं तुम प्रिजर्वर लगती हो। हियर ओ हियर, कि सुनो ओ सुनो, कि तुम कहीं पर तो काम कर रही हो डिस्ट्रॉयर का, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने चारों तरफ पत्तों को बखेर दिया, उनको ऐसे बखेर दिया जैसे कि चारों तरफ जो है वो ये मर चुके हों, डेड बॉडी जो है वो इस तरह से लगते हैं जैसे कि कोई डेड बॉडी जो है वो दफन पड़ी है, इस तरीके से, यानी डिस्ट्रॉयर लग रही हो। तो कहीं कहीं तुम कैसी लग रही हो कि जैसे तुमने उनको चारों तरफ बखेर दिया, और तुम अगर उसे नहीं बखेरती तो स्प्रिंग की जो हवा है वो उनको क्या नहीं बनाती, बर्ड्स के रूप में नहीं बनाती। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, तो दोनों चीज इन्होंने बताई है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, आपके सामने मैंने दिखा दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो ये यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस सामने आ रही हैं, देखिए। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड कैंटो की तरफ। सेकंड कैंटो है हमारा दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कमोशन। अब देखो ये 3-3 लाइन का ही यहाँ पे रहेगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा ना, आपको मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सेम पैटर्न है। 3-3-3-3 मीन्स 4 स्टेंजास, 3-3 लाइन, देन 2 लाइन ओनली। तो इस तरीके से सोनेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो फर्स्ट जो लाइन है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर कह रहे हैं कि द वेस्ट विंड मूव्स थ्रू द स्काई कॉजिंग ए कमोशन, यानी हलचल का कारण बन जाती हो तुम। अब यहाँ आसमान की बात हो रही है, अभी तक तो पेड़ों के ऊपर चल रही थी, नीचे जमीन पर चल रही थी, यानी और जमीन पर पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको उड़ा रही थी इधर से उधर। और अब कहाँ चल रही है ये, अब ये आसमान में चल रही है और आसमान में भी हलचल पैदा कर रही है। लूज क्लाउड, आसमान में चलती हो तो तुम क्या करती हो, द क्लाउड आर कंपेयरिंग टू डिकेइंग लीव्स, की जो क्लाउड है वो इधर उधर ऐसे बिखर गए हैं जैसे डिकेइंग लीव्स जो है वो जमीन पर बिखर गई थी, है ना। शॉक, ये क्या है, ये पास्ट टेंस के अंदर जब हम शेक को यूज करते हैं इसका मतलब फोर्सफुली, फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशियन, यानी यहाँ क्या बताया है कि तुम जो है यहाँ पे क्लाउड को कह रहे हैं कि क्लाउड आर शेकन फ्रॉम द स्काई एंड सी, कि क्लाउड जो है वो यहाँ पर चारों तरफ बिखरे हुए नजर आते हैं, यानी तुमने चारों तरफ बादलों को बखेर दिया है, आसमान के अंदर जो बादल है उनको तुमने चारों तरफ बखेर दिया है, जैसे तुमने धरती पर पत्तों को बखेर दिया था। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्च लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम क्या करती हो, चारों तरफ बादलों को बखेर देती हो, और जो क्लाउड्स है वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग रेन एंड लाइटनिंग, द क्लाउड स्प्रेड अक्रॉस द स्काई, देन द क्लाउड्स आर कंपेयर्ड
टू हियर लिफ्टेड बाय द विंड। ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा बादल ऐसे बिखर गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपने बालों को बखेर दिया हो। और कौन है वो, किसका जिक्र कर रहे हैं, बाल जो है वो बखेर दिए हैं, वो कौन है, ऑफ सम फेयर्स मिनेट। मिनेट का मतलब है वाइल्ड फॉलोवर है ग्रीक गॉड डायनिसिस का, यानी डियोनिसस जो है, डियोनिसस एक ग्रीक गॉड है क्रिश्चियनिटी के अंदर, माइथोलॉजी के अंदर। तो ये फॉलोवर है उनका, उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंगली लड़की है, उसने अपने बालों को बखेर दिया है। इस तरीके से बादल जो है वो चारों तरफ बिखर गए हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ड्स ऑफ द होरिजन ऑफ द जेनिथ हाइट, कहाँ तक बिखर गए हैं, द क्लाउड स्ट्रेच फ्रॉम द होरिजन टू द टॉप ऑफ द स्काई, यानी होरिजन से लेके एकदम टॉप ऑफ द स्काई तक बादल जो है बिखरे हुए हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ डर्स, यानी ये जो पूरा आपने बादल जो है वो बखेर दिए हैं, उसकी वजह से क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ तूफान का माहौल बन गया हो। ऑफ द डाइंग ईयर, ये हवा जो है, जो वेस्ट विंड जो है, उसके लिए कह रहे हैं कि ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट स्पेक्युलर। देखो यहाँ पर पहले ही वहां जब बात की थी फर्स्ट कैंटो के अंदर, तो फर्स्ट कैंटो के अंदर बात की थी इन्होंने जंगल की। जंगल के अंदर वेस्ट विंड चल रही है, तो वो क्या कर रही है, पत्तों को बखेर रही है। अब यहाँ आसमान की बात कर रही है, आसमान में वेस्ट विंड का क्या इफेक्ट है। जब आसमान के जो बादल है उनको भी चारों तरफ बखेर देती है, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे बादल इस तरह से बिखर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली औरत ने अपने बालों को खोल दिया हो और अब चारों तरफ उसको फैला दिया हो। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वेस्ट विंड जो है वो चलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जाने वाले साल के लिए वो एक मातम का गीत गा रही हो, क्योंकि साल जो है वो बीत रहा है और उसकी जो आवाज है वेस्ट विंड की, अब डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसकी आवाज जो है ऐसी तो नहीं लगेगी कि खुशी देने वाली होगी। तो इसलिए कैसी बताई है, ऐसी बताई है जैसे कि वो एक फ्यूनरल सॉन्ग हो जो किसी की मौत पर गाया जाता है। डाइंग ईयर का है ना, यानी साल बीत रहा है और उसके ऊपर ये गाना गाया जा रहा है। तो कैसी कैसी किस चीज के इस तरीके की बात करेगी, तो नाइट जो है ना वो कैसी लग रही है, नाइट क्लोजिंग नाइट विल बी डोम, ऐसे लग रही है कि द विंड सिंग ए फ्यूनरल सॉन्ग फॉर द डाइंग ईयर एंड द नाइट विल बी लाइक ए डोम ओवर ए टॉम, है ना। डोम लग रही है जैसे टॉम बन गया हो, एक डोम बना दिया गया हो। वोल्टेड विद दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। अब देखिए यहाँ पर मेंशंस हैं, जो भी वर्ड आपको समझ में ना आए, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम चारों तरफ बादल जो है वो इस तरीके से बिखर गए हैं कि जैसे एक साल जो है बीत रहा है और उस बीते हुए साल के ऊपर तुम मातम मना रही हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो साल बीता है ना उसकी जैसे कब्र बन गई हो और उसके ऊपर तुमने चारों तरफ से कोई कर्व बना दिया हो, यानी तुम फैल गई हो चारों तरफ आसमान में। टोटल जो कंप्लीट जिसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो ये है, ऑफ वेपर फ्रॉम द हू सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट और हर्ट। यानी कहने का मतलब है कि तुमने जो इकट्ठे किए ना बादल, उस पर मतलब सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे अब बारिश होगी, बिजली आएगी, ओले गिरेंगे, यानी तुमने माहौल बना दिया है एक तरह से। अब तुम जब चली जाओगी उसके बाद में क्या होगा, जैसे बारिश आएगी, बिजली आएगी और ओले गिरेंगे। तो इस तरीके से सेकंड कैंटो हमारा खत्म होता है। और यहाँ पे अब हम पोएटिक डिवाइसेस जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट में फिर से कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको जब पढ़ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा ठहराव देकर आप पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना मुझसे, है ना। ये क्या है, थोड़ी बड़ी पोएम है, 5 कैंटोज की है, इसलिए एक एक लाइन जो है इसकी डिस्कस नहीं कर रहे। और करने का रीजन ये भी है कि हर एक वीडियो के अंदर हम एक एक पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। यहाँ कुछ नई पोएटिक डिवाइस है नहीं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो। चलिए हम अब बात करेंगे हमारे थर्ड कैंटो की। अब यहाँ ना वेस्ट विंड पहुंच गई है भाई, कहाँ पे, पानी में। देखो पहले धरती पर थी फर्स्ट कैंटो में, याद रखना, फर्स्ट कैंटो में जमीन पर थी, सेकंड कैंटो पे स्काई पे पहुंच गई, थर्ड कैंटो में वो सी में पहुंच गई है, पानी में। अब पानी की बात होगी, ठीक है। पानी में वो क्या करती है, सेम पैटर्न है, मैंने इसलिए आपको बनाया 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन एंड 2 लाइन। क्लियर। अब आगे क्या होगा, दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम द ब्लू मेडिटेरेनियन। याद हो गई ना ब्लू मेडिटेरेनियन की, वेयर ही ले। ब्लू मेडिटेरेनियन का मतलब सी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ब्लू कलर का है ना। कि तुमने
जो भूमध्य सागर है, ब्लू मेडिटेरेनियन का मतलब यही है भूमध्य सागर, कि तुमने भूमध्य जो सागर है ना उसको मतलब गर्मी के टाइम में जो है ना वो सो रहा था, बहुत आराम से सो रहा था, वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, यानी वो बिल्कुल एकदम शांत था, लेकिन तुमने अब उसको क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उसको जगा दिया हो, उसको अपने सपनों से उठा दिया हो। वेयर ही ले, मतलब बिल्कुल शांत था, लेटा हुआ था। लर्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, यानी बिल्कुल शांत था, क्रिस्टल क्लियर एकदम, उसकी सारी की सारी जो धाराएं थी वो दिखाई देती थी, बिल्कुल शांत था। बट बिसाइड ए, मतलब अब देखो नेपल्स की बात करेगा यहाँ पे, बिसाइड ए पिमेंस आइल ऑफ बेस बे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बे की जो खाड़ी है ना, उसके अंदर क्या होता है, वहां पर एक तरह से सारी आपके सामने क्लियर कर रहा है। देखो प्यूमिस आइल का मतलब एक आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक रॉक फिर मतलब बन जाता है, ज्वालामुखी जब आते तब बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर ना एक ज्वालामुखी चट्टान से वहां पे वो टकराता है और शांत वहां पर बैठ जाता है और एक झपकी ले रहा है। एंड सा इन स्लीप ओल्ड पैलेस एंड टावर, समुद्र के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ शांत है, एकदम शांत है, चाहे वहां ज्वालामुखी से बनी हुई कोई घाटियां हो, यानी कोई द्वीप बन गया हो। आइलैंड को बोला है यहाँ पे आइसल, आइल मतलब अलग अलग तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाता है इस वर्ड को, कि जैसे कोई घाटी बन गई हो, किसी तरह का कोई द्वीप बन गया हो, कोई पैलेस हो, कोई टावर हो। ऐसा लग रहा था, पहले तो बिल्कुल शांत था सब कुछ एकदम, खाड़ी के पास में पानी में ना सब कुछ एकदम देखे जा रहे थे, मीनार खंडर पानी की रोशनी के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, क्यूरिंग विद इन द वेव इंटीरियर सॉरी इंटेंसर डे, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अब पानी की घनी रोशनी में डूब गए हैं। अब ऐसे लग रहा है जैसे कि, क्योंकि जब तुम चली ना तो एकदम से लहरें उठ गई और अब लग रहा है जैसे सारी चीजें जो है वो डूब गई है। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्योर मोज एंड flowers so sweet and sense faints picturing them thou for those path of Atlantic's level power, कि ये जो खंडर है, ये जो सी के अंदर जो पौधे होते हैं ना उनसे लदे हुए थे, पहले इन खंडरों के अंदर पौधे थे जिनके ऊपर नीली नीली काई आ गई थी, फूलों की तरह दिखाई देते थे वो, बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे फ्लावर हो। ये जो मोज जो है ना इकाई ऐसे लगती थी जैसे फ्लावर्स हो, इतने सुंदर मतलब दिखाई देते थे कि जब भी मैं उनके बारे में सोचता था मैं फेंट हो जाता था, बेहोश हो जाता था। तो तुम जिसका रास्ता जो है वो अटलांटिक सागर की तरफ जाता है, उसको मतलब तुमने बदल दिया। अब देखो मतलब इतना जोर से ये जो वेस्ट विंड चलती है कि तुम अटलांटिक का जो लेवल है ना उसको भी चेंज कर देते हो, उसका रास्ता जो वो बदल देते हो। क्लीव देमसेल्व्स into cast while far below sea bloom and the ozzy woods which wear the sapless foliage of the ocean now, कि तुम क्या करते हो, जो चिकनी जो सतह है उनको ऊंची लहरों में बदल देते हो, कि बिल्कुल एकदम जो भी उसकी लेवल है उसको चेंज कर देते हो। सी ब्लूम एंड ओजी, सी जो है ना ऐसा लगता है जैसे आज ऊंचाई पर आ गया हो, जैसे ऊंची ऊंची जो है लहरें उठने लगती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, वहां पर ओजी वुड्स बन जाते हैं। ओजी वुड्स यानी जैसे शैवाल नहीं लग जाता, ग्रीन ग्रीन कलर की काई से जम जाती है, शैवाल बन जाते हैं, उसके जो जंगल हैं वो। या विच वियर द सेपल्स फॉलेज, सेपल्स फॉलेज का मतलब होता है लीफलेस, जो ड्राई लीव्स होती हैं, सॉरी लाइफलेस होती हैं, जिनके में लाइफ ना हो, सेपलेस बोल रहा है ना, यानी लाइफ नहीं है जिनके अंदर, ऐसी पत्तियां जो होती हैं ओशियन की, ये भी बिना रस वाली होती है। तुम्हारी आवाज से ना ये भी डरने लगती हैं, जिनके अंदर जान नहीं है ना ये भी डरने लगती हैं। यानी वहां पर ओजी वुड्स हैं, कुछ ऐसी पत्तियां जिनके अंदर जान भी नहीं है, लेकिन ओशन के अंदर पड़ी हुई हैं वो, लेकिन तुम्हारी आवाज से वो डर जाती हैं। जब तुम आते हो ना तो वो भी जाग जाती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे डर से भर गई हों, वो कांप रही हों। दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रेजी विद फियर, ऐसा लग रहा है डर से वो कांप रही हैं जैसे बहुत तेज। एंड ट्रेम्बल्ड एंड डिस्पेल देमसेल्व्स ओ हियर, कि तुम मेरी बात सुनो। वो फूल और पत्तियां जो है ना वो भी इतनी ज्यादा डर रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे मैं उनको भी खो दूंगा। समुद्र कह रहा है कि मैं उनको भी जैसे खो दूंगा। यहाँ पे पोइट जो है डायरेक्टली वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है और यहाँ समुद्र की हालत बता रहा है कि जब समुद्र के ऊपर वेस्ट विंड का असर होता है तो क्या होता है, समुद्र के अंदर जो वनस्पति है ना वो भी इफेक्टेड जो है, उनके ऊपर भी अफेक्ट जो है इसका पड़ता है। अब देखिए वही पोइटिक डिवाइसेस जो है सेम जो अपन पढ़ते हैं वही है सारी, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर, एंजार्बमेंट, न्यू कुछ भी नहीं है। एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब कैंटो 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो अपनी बात करेगा यहाँ पे। 3 जो हमारे कैंटोस थे उसके अंदर तो वेस्ट विंड को बोला है कि आप जो धरती के ऊपर जब चलती हो तो क्या असर डालती हो। सेकंड कैंटो के अंदर उन्होंने बोला कि आप जब आसमान में चलती हो तो क्या असर डालती हो। फिर थर्ड में वो सी की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं वेस्ट विंड से कि इफ आई वर ए डेड लीफ, कि तुम इतना सब कुछ करती हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काश मैं एक डेड लीफ होता।
यानी मैं एक सूखा हुआ पत्ता होता और क्या करती, दाउ माइटेस्ट बियर इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी आई वे टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर। काश कि मैं एक पत्ता होता और तू मुझे उड़ाकर ले जाती, या फिर मैं एक बादल होता, उड़ने वाला, चलने वाला, फिरने वाला। क्यों? क्योंकि तुम पत्तों को भी उड़ा कर लेके जाती हो, अगर धरती पर चलती हो तो आसमान में होती हो तो तुम बादलों को उड़ा ले जाती हो। तो काश मैं पत्ता होता या फिर एक बादल होता तो शायद तुम अपने साथ मुझे उड़ाकर ले जाती, और अगर तुम मेरे साथ मुझे अपने साथ उड़ने देती ना तो ए वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, तो मैं तुम्हारी ताकत के साथ अपनी ताकत मिला लेता। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली less free than thou, oh uncontrollable, if even I were as in my boyhood and cloud be। कि मैं तुमसे कम, हो सकता है कि मैं तुमसे कम अनकंट्रोलेबल होता, कि कम फ्री होता, क्योंकि कोई भी तुम्हें जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकता। काश मैं वैसा होता जैसा मैं बचपन में था, जैसा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड, मतलब एक तरह से तुम्हारा फ्रेंड था जैसा मैं बॉयहुड में था। तो काश मैं वैसा होता। तुम बहुत अनकंट्रोलेबल हो, मैं तुम्हारे जितना तो शायद नहीं हूँ, लेकिन काश मैं तुम में अपने आप को मिला पाता। द कॉमरेड ऑफ दाई, कि तुम्हारा दोस्त बन पाता, तुम्हारा साथी बन पाता। काश वॉन्डरिंग ओवर हेवन, तो फिर क्या होता, आसमानों में दौड़ता। अब ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं यहाँ पे पीबी शैले इसलिए कह रहे हैं कि काश मेरी जो इमेजिनेशन की पावर है ना वो तुम्हारी जैसे होती, कि तुम जैसे अनकंट्रोलेबल हो उस तरीके से मैं भी होता, है ना। तुम जैसे कहीं भी, आसमान में भी हो, धरती पर भी हो, समुद्र में भी हो, तो मेरी जो इमेजिनेशन पावर है ना वो भी काश ऐसी होती। तो मेरी जो इमेजिनेशन है वो वॉन्डर करती इधर से उधर, जैसे हेवन तक। एज देन व्हेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड स्कार्स सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन। तो फिर क्या होता, तब ये कल्पना करना पागलपन नहीं लगता, मैं तुम्हारी तरह तेज होता, मैं तुम्हारी तरह ही सारे काम करता। एज दस विद दी इन प्रेयर ऑफ माई सोर नीड, ओ लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड। तो क्या कहता है, मैं अब ना बिल्कुल एकदम से, मतलब कहता है डिसअपॉइंट होकर ना मैं तुम्हें मतलब बोल रहा हूँ, बस तुमसे मतलब कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे ले चलो अपने साथ में, इस तरीके से जैसे लहरों को ले चलते हो, पत्तों को ले चलते हो, बादलों को ले चलते हो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जीवन के जो कांटे हैं ना उनके ऊपर गिर पड़ा हूँ, मतलब मेरे अंदर से ब्लड बह रहा है। यानी मैं इस जिंदगी से ना, इस जीवन से, ये मेटलिस्टिक सोसाइटी है ना उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। काश तुम मेरे को अपने साथ ले चलो, मुझे बिल्कुल नेचर के अंदर मिला लो। मैं उड़ना चाहता हूँ बादलों की तरह, मैं तैरना चाहता हूँ वेव्स की तरह, मैं लीफ की तरह इधर उधर फ्री रहना चाहता हूँ। यानी ये क्या कह रहे हैं कि समय ने ना मेरे को जेड़ियों, मतलब जो चेन है ना उनके अंदर बांध लिया है। जो टाइम है ना, हैवी वेट ऑफ आवर्स, यानी जो जीवन की जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उन्होंने मुझे बांध लिया है और मुझे बिल्कुल हुक कर दिया है एकदम अपने अंदर। एकदम से ये कहिए कि अपने अंदर इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि मैं कुछ अच्छा अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे नेचर के इतना क्लोज ले चलो बेस्ट फ्रेंड कि मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ब्लीड कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है कांटों में गिर गया और मेरा खून बह रहा है। हालांकि वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, हालांकि मैं कभी तुम्हारे जितना घमंडी, तेज और मतलब इतना अनकंट्रोल्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं टेमलेस हूँ, मैं स्विफ्ट हूँ या मैं प्राउड, जो प्राउड ही हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैंने, कि घमंडी भी नहीं हूँ, तेज भी नहीं हूँ, या ये नहीं कह सकते कि मैं अनियंत्रित हूँ। लेकिन फिर भी मेरी लाइफ जो है ना वो आज ऐसी है कि मैं परेशान हूँ। तो वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है कि वेस्ट विंड तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो कुछ पोइटिक डिवाइसेस निकलकर हमारे सामने आई जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे। एक एनाफोरा है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, साथ में सिमली और मेटाफर है। नजर जरूर डालनी है आपको, पढ़ना जरूर है, नहीं अगर समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना है। पैराडॉक्स है, एंजार्बमेंट है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ कैंटो की तरफ, ये अपना लास्ट कैंटो रहेगा और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते ही अपन पीबी शैले के बारे में जानेंगे, तो यहीं से स्किप करके ना चले जाना। मेक मी दाई लायर, कि मुझे अपना लायर बना लो। एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, वीणा टाइप का सा, शायद वीणा तो नहीं, मतलब इसी तरीके से कुछ होता है, वैसा ही दिखता है वो सेम। इवन एज द फॉरेस्ट इज, कि जैसे जंगल में तब होता है। वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, जंगल में जब तुम चलती हो ना तो जो पत्ते जब उड़ते हैं, जो साउंड क्रिएट होता है, तुम मुझे वो बना लो, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो। द tumult of thy mighty harmonies, कि तुम्हारा जो पावरफुल जो म्यूजिक है उस शोर को मेरे और जंगल दोनों से मिला लो, यानी तुम मुझे अपने अंदर मिला लो। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन, यानी बहुत गहरी जो टोन है निकलती है ना जब तुम चलते हो। तो स्वीट दो इन सैडनेस बी दाउ स्प्रिट फायर्स माई स्प्रिट बी दाउ मी
इम्पीटियस वन, कि ये कहना चाहता है कि तुम्हारा जो पावरफुल म्यूजिक है उसका शोर मेरे और जंगल दोनों से बहुत ही मतलब गहरा है। जैसे जैसे ही ना एक दूसरा टाइम चेंज होगा, ऑटोमनल टोन आएगी, स्वीट दाउ इन सैडनेस, ऐसा लगेगा कि जैसे उदासी के अंदर भी कुछ खुशी है, कुछ अच्छा है। यानी यहाँ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये ना एक्सप्लेन करना चाह रहा है यहाँ पे कि तुम मतलब मुझे अपने अंदर मिला लो, मैं दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हारा वीणा बनना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लो। जैसे कि मतलब दोनों से एक गहरा, मतलब एक तरह से मतलब है ना तुम्हारे और मेरे दोनों से मिलकर ना एक गहरा म्यूजिक निकलेगा। ऐसा लगेगा जैसे दुख में भी मुझे कुछ अच्छा मिल गया हो, मतलब मुझे अच्छा महसूस होगा। तो तुम क्या बनो, मेरी आत्मा बन जाओ, ठीक है। बी दाउ मी इम्पिटियस वन, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मुझ में रहो, मुझ में समा जाओ। ड्राइव माई डेड थॉट्स, और क्या करो, मेरी जो डेड थॉट्स है ना, जो मेरे विचार मर चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं ना, उनको ड्राइव करो, यानी उनको ले जाओ अपने साथ और क्या कर दो, ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। जैसे तुमने क्या किया, लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ ना, जैसे तुम सूखी हुई पत्तियों को उड़ाकर ले गए थे और उनको नया जीवन दे दिया तुमने, क्योंकि तुम नहीं आते अगर तो बीज इधर उधर नहीं बिखरते, और बीज अगर इधर उधर नहीं बिखरते तो स्प्रिंग टाइम में कुछ नया जो है वो जन्म नहीं लेता। स्कैटर एज फ्रॉम एन unextinguished hearth, ashes sparks my words among mankind, we throw my lips to unawakened earth। ये कहते हैं कि बिखेर दो, जैसे एक बुझी हुई आग से जब राख होती ना, राख, हर्थ, एशेज, देखिए सब यहाँ मेंशन है, हर्थ एशेज, यानी जब आग जलाते हैं अपन फायर प्लेस पे, फायर जब जलाते हैं तो जब वो बुझ जाती है तो एशेज हो जाते हैं, उसके अंदर कोई कोई चिंगारी तो रह ही जाती है ना। तो कि कहीं ना कहीं मेरी थॉट जो है ना वो मर चुकी हैं, वो राख हो चुकी है, लेकिन कहीं तो स्पार्क बचा होगा, तो मेरे शब्दों को इधर उधर फैला दो ताकि लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके। वी थ्रो माई लिप्स टू अनविकंड अर्थ, कि मेरे होठों से होकर ये जो जितने भी लोग हैं जहां तक नहीं पहुंच पाए, यानी मेरे होठों से तो निकले हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां तक फैला दो द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी ओ विंड, कि तुम क्या करो, ट्रम्पेट यानी बिगुल बजाना, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी की, ओ विंड तुम एक बिगुल बजा दो, भविष्यवाणी कर दो कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर सर्दी आ रही है ना तो बसंत भी पीछे नहीं है, बसंत पीछे नहीं रह सकता, अगर सर्दी आ गई तो बसंत पीछे पीछे ही आ रहा है। ये मेमोरेबल लाइन है, इंग्लिश लिटरेचर की मेमोरेबल लाइन है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कहते हैं ना कि अगर दुख आए हैं तो सुख भी जरूर आएंगे। ये चीज हिंदी के अंदर भी कहावत में है, इंग्लिश में भी कहावत में, इसे रट लो, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर दुखों ने आपके ऊपर धावा बोल दिया है तो घबराओ मत, सुख भी बहुत जल्दी आएगा। इफ विंटर कम्स, यानी जब जहाँ के ये रहने वाले हैं पीबी शैले, वहां पर सर्दियों का जो मौसम होता है ना, उस मौसम के अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते, अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हो, जो नेचर जो होता है ना वो नेचर भी एकदम रूखा सूखा हो जाता है, बिल्कुल भी प्लीजेंट जो है वेदर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही विंटर चला जाता है उसके बाद में पीछे पीछे ही स्प्रिंग आ जाता है, और स्प्रिंग का जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना होता है। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपनी खत्म हो गई है। इन लाइंस का एक बार आपने देखना है पोएटिक डिवाइसेस, देखिए मेटाफर आया था यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन आया था इन लाइंस के अंदर, सिमिली और एन्जाम्बमेंट भी था, साथ में पैराडॉक्स है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। इस तरह से ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपना कवर हो गया। पीबी शैले के बारे में जरा सा जान लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसे वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए पीबी शैले जो है ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट माने जाते हैं, मेजर जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें से एक माने जाते हैं। इनका बहुत छोटा सा लाइफ स्पेन रहा है, 1792 से 1822। इनके जो वर्क्स हैं ना उनके लिए आप ध्यान रखना, एक पैशनेट इंटेंसिटी जो है वो देखने को मिलेगी आपको, और ज़्यादा पैशनेट इंटेंसिटी जो है वो आएगी क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू ऑफ द टाइम। आपने पोएम में स्टडी किया ना इस चीज़ को, क्या कह रहे हैं वो, कि मेरे विचार जो मर चुके हैं उनके अंदर कहीं तो कोई चिंगारी बची होगी, तुम मेरे विचारों को चारों तरफ फैला दो, शायद हो सकता है मेरे विचारों को सुनकर लोग जाग जाएं।
नेचर के थोड़ा क्लोज आए, नेचर से जो इतना दूर भाग गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मेटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर लोग इतना फंस गए थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लोग इतना ज़्यादा मतलब मेटलिस्टिक हो गए थे कि नेचर से बहुत दूर होने लगे थे। और नेचर से दूर होने लगे थे तो इस तरीके के जो राइटर्स थे ना, उनको बड़ा दुख होता था देखकर, तो उन्होंने इस तरह की पोएम्स लिखी थी। और वो मतलब मैनकाइंड के लिए अच्छा चाहते थे कि जितना आप प्रकृति के क्लोज रहोगे उतना आप अच्छा फील करोगे। इनके कुछ मेजर वर्क्स यहाँ मेंशन करें हैं, प्लीज़ इस पर आप नज़र डाल लीजिएगा। तो इनकी जो पोएटिक स्टाइल है ये उसके अंदर लिरिकल ब्यूटी आपको दिखने को मिलेगी, इमोशनल इंटेंसिटी दिखेगी और फिलोसफिकल डेप्थ मिलती है। पीबी शेले डाइड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट। ऐसा माना जाता है कि बोटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी 8 जुलाई 1822 को एट द एज ऑफ 29। जैसा कि मैंने आपको बताया 29 की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई, बहुत छोटी सी उम्र में। ये डूब गए थे, है ना, इटली के अंदर ही। और ये जो हमारी पोएम है ये भी इटली के जो जंगल हैं उनके आसपास ही लिखी गई थी, जैसा कि शैली बताते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑल्दो शैली डिड नॉट अचीव फेम, मतलब शैली ने अचीव नहीं किया था फेम, क्योंकि सिर्फ 29 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, तो लाइफ टाइम के अंदर तो इनको नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में इनकी जो पोइट्री जो है ना, वो फिर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और फिर बाद में वेल नोन राइटर जो वेल नोन पोइट जो है ये माने गए। तो इस तरह से अपना वीडियो जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तुरंत साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल पर सेट करना है बटन को, उसके बाद ही आपको स्किप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।